नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते खबरों की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पीलीभीत में 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रहने वाला है। इस दौरान पीएम मोदी की रैली भी रहेगी, साथ ही जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम ड्रमांड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पीलीभीत से होने वाला है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की पीलीभीत में ये पहली चुनावी रैली होने वाली है, जिसे देखते हुए पार्टी की ओर से रैली को लेकर जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पीलीभीत के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने 7 से 9 अप्रैल तक जिले को नो फ्लाइंग जोन में घोषित कर दिया है। दरअसल साल 2021 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद यहां से लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के उम्मीदवार हैं। उन्हें मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर टिकट दिया गया है। साल 2019 में वरुण गांधी ने भाजपा उम्मीदवार के तौर पर 59.34% वोटों के साथ चुनावी जीत हासिल की थी। बरेली में 14 साल पहले 2010 में हुए दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा पर लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। उनके खिलाफ तीसरी बार एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। इसी बीच कोर्ट ने तौकीर रजा को भगोड़ा घोषित कर दिया है। बता दें कि 8 अप्रैल को तौकीर रजा को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है, जिसके बाद दिल्ली स्थित अपने आवास से तौकीर रजा ने एक वीडियो जारी करके गृह मंत्री अमित शाह पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने वीडियो जारी करके कहा है कि मैं भगोड़ा नहीं हूं, मैं कोर्ट में हाजिर होने को तैयार हूं, मैं गिरफ्तारी देने को भी तैयार हूं। तौकीर रजा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें भी जेल में डालकर मुख्तार अंसारी की तरह जहर देकर मारने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। उन्होंने इन सभी मुकदमों को झूठा बताया है और कहा है कि हम इंसाफ वाले लोग हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अक्षत दत्त जुड़ चुके हैं। अक्षत, तौकीर रजा की ओर से कहा गया है कि ये सभी मुकदमे झूठे हैं, लेकिन कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। बिल्कुल, देखिए एडीजे फास्ट ट्रैक की रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने कुछ दिन पहले मौलाना तौकीर रजा को बरेली में 2010 में जो दंगे हुए थे उसका मास्टरमाइंड बताते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद में मामला जिला जज की अदालत में ट्रांसफर हो गया था। फिर उसके बाद मौलाना को हाई कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन मौलाना लंबे समय से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने मौलाना समेत 4 लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके कुर्की के आदेश कर दिए थे, जिसके बाद आज 8 अप्रैल को मौलाना को कोर्ट में पेश होना था। देखिए, अभी तक मौलाना कोर्ट में पेश नहीं हो पाए हैं। पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि मौलाना फरार हो गए, क्योंकि मौलाना जब दिल्ली से अपना इलाज करा करके लौटे थे, अपना जैसे उनके जो मीडिया प्रभारी थे उन्होंने बताया था कि उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, फिर उसके बाद उनको हार्ट अटैक उनका आया तो उनको दिल्ली भेज दिया गया था इलाज के लिए। दिल्ली से जब वो लौट के आए उसके बाद उन्होंने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी कि मैं मेरे ऊपर जितने आरोप हैं वो सब झूठे हैं, मैं भगौड़ा नहीं हूं, इस तरह की उन्होंने अपनी बातें रखी। उसके बाद मौलाना को पुलिस ने फरार घोषित कर दिया कि मौलाना फरार है, जिसके बाद मौलाना के घर पे कुर्की से पहले के जो आदेश होते हैं, जो नोटिस चस्पा की जाती है, वो नोटिस चस्पा कर दी गई। लेकिन इसमें देखिए, एक पूरे प्रकरण में एक बात देखने को आई कि जब भी कुर्की का आदेश चस्पा किया जाता है तो पूरी तरह से ढोल नगाड़े के साथ किया जाता है। जब भी किसी को, अपराधी को या आरोपी को भगोड़ा घोषित किया जाता है तो ढोल नगाड़े के साथ दुग्गी पिटवा के अनाउंस करके किया जाता है। लेकिन इस बार पुलिस ने इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की, सिर्फ जाके नोटिस चस्पा करके अपनी खाना पूर्ति करी है। जिसके बाद जो सीओ थे वहां के, उनसे जब बात की गई मीडिया तो उन्होंने बताया कि वीआईपी मूवमेंट होने के कारण दुग्गी पिटवा करके या घोषणा करके नहीं किया गया, लेकिन जो जरूरी काम था वो चस्पा कर दिया गया है। देखिए, अब अगर आज भी मौलाना कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है मौलाना के घर पे कुर्की का आदेश फिर जारी हो जाएगा, मौलाना घर कुर्की कर दी जाएगी। लेकिन अक्षत, किस तरह से कोर्ट की ओर से क्या कुछ टिप्पणी करते हुए भगोड़ा घोषित किया गया? साथ ही यहाँ पर ये भी सवाल खड़ा होता है कि दंगों का मुख्य आरोपी है, जिस पर लगातार 14 सालों से मामला चल रहा है, और पुलिस की क्या उस पर नजर नहीं थी? कैसे वो फरार हो जाता है? देखिए, पुलिस ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की थी कोर्ट में, उसमें पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा का नाम दंगे में नहीं डाला था। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को अपनी ओर से क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन जब मामला फास्ट ट्रैक में पहुंचा,
फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचा, तो उसके बाद जब पूरे प्रकरण की सुनवाई की गई कोर्ट द्वारा, फिर माननीय कोर्ट ने बरेली में 2010 के जो दंगे हुए थे उसमें मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड करार दिया था। उस मास्टरमाइंड करार देने के साथ ही गैर जमानती वारंट भी जारी किया था, जिसके बाद फिर मामला फास्ट ट्रैक से हट करके जिला जज की अदालत में चला गया था। तो जिला जज की अदालत से भी लगातार मौलाना तौकीर रजा को हाजिर होने के निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन मौलाना तौकीर रजा लंबे समय से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। अब अगर आज मौलाना तौकीर रजा कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है मौलाना तौकीर रजा की कुर्की के आदेश कर दिए जाएंगे, जबकि इनके साथ के 2 लोगों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। जी अक्षत, इसके साथ ही यहाँ पर पहली बात तो इस तरह की तमाम जो चीजें, तमाम जो घटनाएं होती हैं, प्रशासन भी सवालों के घेरे में आ जाता है। इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल बनता है कि हाल फिलहाल में आरोपी वीडियो जारी करता है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक उसकी कोई किसी भी तरह की उसके कहीं से कोई खबर सामने नहीं आती है। बस कोर्ट की ओर से आदेश कर दिया जाता है कि वो भगोड़ा है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ देखा जा सकता है कुर्की से अलग? देखिए, कुर्की से अलग अब इसमें देखा जा सकता है कि अगर आज मौलाना तौकीर रजा कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, अगर आज वो कोर्ट में नहीं पेश होते हैं, तो कोर्ट की ओर से जो सरकारी वकील हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के वकील होंगे, वो कोर्ट में आदेश करेंगे कि इनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि लगातार कोर्ट में गैर हाजिर होना ये कोर्ट की अवमानना माना जाता है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर आज वो कोर्ट में नहीं हाजिर होंगे तो कुर्की के साथ साथ उनके ऊपर पैसों का जुर्माना लगाने के साथ उनको एक सजा के तौर पर उनको सजा भी मिल सकती है कि इनकी गिरफ्तारी करके इनको 3 साल 5 साल की सजा भी दी जा सकती है। ये आज कोर्ट की ओर से ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर पुलिस इसमें गिरफ्तारी नहीं करना चाहेगी, फिर अगली बार की डेट में जब कोर्ट में जो वकील पहुंचेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के वकील, वो बताएंगे कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पा रही क्योंकि मौलाना फरार है, तब कोर्ट की ओर से हो सकता है कि पुलिस टीम का गठन किया जाए, कि नई टीम का गठन करके मौलाना तौकीर रजा को ढूंढवाया जाए। ये सब आगामी प्रक्रिया है जो कोर्ट अपने तरफ से निर्देश दे सकता है पुलिस प्रशासन को। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव का प्रसार तेजी से शुरू हो चुका है। पार्टियों के स्टार प्रचारकों की सभाएं भी शुरू हो गई हैं। इसी के तहत सोमवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गोंडा में दस्तक देंगे। बता दें आपको, उनके साथ भाजपा के अवध क्षेत्र अध्यक्ष कमलेश मिश्र भी मौजूद रहेंगे। वो मानकपुर के आरपी इंटर कॉलेज में भाजपा की ओर से आयोजित सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बता दें कि भाजपा ने एक बार फिर साइबर योद्धाओं के कंधे पर लोकसभा चुनाव में विशेष योगदान की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने करीब 10,000 युवाओं को सोशल मीडिया वॉलंटियर्स बनाया है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स और इंस्टाग्राम पर सरकार की नीतियों को प्रचारित करेंगे। भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी इनको हर रोज नया कंटेंट मुहैया कराएंगे, जिसमें भाजपा की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बखान के अलावा विपक्ष की नाकामी, वायरल पोस्ट का फैक्ट चेक वगैरह शामिल है। यूपी की बड़ी खबर बता दी आपको, आज यूपी के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। रामपुर और बिजनौर में जेपी नड्डा करेंगे जनसभा को संबोधित। दोपहर 12 बजे रामपुर के भारत मैदान में जनसभा का आयोजन हुआ। दोपहर 1:30 बजे बिजनौर के धामपुर में भी जनसभा का आयोजन किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, दोपहर 12 बजे रामपुर के भारत मैदान में आयोजन किया गया जनसभा का। दोपहर 1:30 बजे बिजनौर के धामपुर में भी जनसभा आयोजित की गई। बड़ी खबर बता दें आपको, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नईम अंसारी जुड़ चुके हैं। नईम, आज जेपी नड्डा का अहम दौरा है, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की उन्होंने? जी देखिए, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, पहले रामपुर और उसके बाद बिजनौर के धामपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अब से कुछ ही देर में वे बिजनौर पहुंचने वाले हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो यहाँ पे जनता है वो काफी उत्साहित है उनसे, उनके भाषण सुनने के लिए। और बहुत जल्दी वे धामपुर के एक निजी स्कूल में पहुंचने वाले हैं और वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, बिजनौर की जो सीट है ये बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और चुनौतीपूर्ण भी हो जाती है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ की जनता को किस तरह से संबोधित करने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे उनके सामने लेकर आएंगे? देखिए, जो नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट है, यहाँ भाजपा के ओम कुमार चुनाव मैदान में है जी।
और इसी को लेकर आज जो जेपी नड्डा आ रहे हैं वो उन्हीं के हक में जो जनता है उनसे वोट देने की अपील करेंगे और वो अपने भाषण में जनता को काफी लुभाएंगे कि वोट उनके पक्ष में किया जाए और इसी को लेकर उनकी एक जनसभा हो रही है और पब्लिक काफी उत्साहित नजर आ रही है उनके भाषण सुनने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नईम, ज्यादा जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज रायबरेली दौरा। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे स्मृति ईरानी। सलोन विधानसभा में 6 कार्यक्रमों में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज रायबरेली दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यक्रमों में शिरकत करती नजर आएंगी स्मृति ईरानी। बड़ी खबर यूपी से, सलोन विधानसभा में 6 कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी स्मृति ईरानी। बता दें आपको, यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज रायबरेली दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, स्मृति ईरानी का रायबरेली दौरा, लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यक्रमों में शिरकत करती नजर आएंगी स्मृति ईरानी। सलोन विधानसभा में 6 कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी। वहीं आगरा में सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करने गोरखपुर सीट से सांसद और अभिनेता रवि किशन रविवार को आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। आगरा में रविवार को फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में फतेहपुर लोकसभा के सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वो मुख्य अतिथि और वक्ता के तौर पर पहुंचे थे। उन्होंने फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को चुनाव में भाजपा के कामों का ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन माध्यम से प्रचार प्रसार करने की अपील की। साथ ही उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया है कि लोकसभा 2024 चुनाव भाजपा 400 पार के नारे के साथ मजबूती से लड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, जिससे हर समाज, वर्ग और जाति का सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास हो रहा है। लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। बीते 2 चुनावों में देश की जनता ने मोदी जी को भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में सभी प्रत्याशी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर गए हैं और जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी सांसद और मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी जीत का आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन में स्थित प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे। इस दौरान हेमा मालिनी ने प्रेमानंद महाराज से करीब 20 मिनट तक चर्चा की। इस दौरान प्रेमानंद महाराज ने भी हेमा मालिनी को एक सलाह दी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी से प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि आप प्रभु आश्रित हैं, आप और हृदय से प्रभु के प्रति भक्ति रखती हैं, आप तिलक भी लगाते हैं और आपको संत से सानिध्य रहती हैं। भागवत चरणों का आश्रय ही है, तो जिसका हरि का थोड़ी सा अनुराग है तो लौकिक विजय का आप परलौकिक विजय भी प्राप्त कर सकती हैं। श्री कृष्ण अनुराग परलौकिक विजय, वैसे आप 10 साल तो विजयी रही हैं, तो आगे उत्साह ही है आपको। वहीं हेमा मालिनी को राधा रानी की चुनरी पहनाकर उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। लोकसभा चुनाव लगभग करीब आ चुके हैं, वहीं राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। ताज मामला ललितपुर जनपद का कोतवाली मेहरौनी का है, जहां पर बता दें आपको, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष प्रदीप साहू ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदीप साहू ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं मना करने पर पुलिस प्रशासन ने उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस ने प्रदीप साहू को 1 किलो 165 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। ये आरोप समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष नेपाल सिंह ने भी लगाया है। इसी क्रम में अब राजनीति तेज हो गई है और अब इंडिया अलायंस ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। इंडिया अलायंस ने लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक के आवास पर जाकर उनसे बातचीत की और इसी के साथ ही पुलिस अधीक्षक ने उन्हें पूरे मामले में जांच का भरोसा दिलाया है। रविवार को उत्तर भारत में ऐतिहासिक नौचंदी मेले के उद्घाटन की परंपरा हो गई है, जिसमें कमिश्नर मेरठ मंडल, एडीजी मेरठ जोन और डीएम दीपक मीणा ने विधि विधान के साथ उद्घाटन किया। सभी ने नौचंडी
देवी मंदिर में पूजा और हजरत बाले मियां मजार पर चादर भी चढ़ाई। इसी बीच बता दें, हवन पूजन के साथ विधिवत मेले का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि ये परंपरा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और नौचंदी मेले की परंपरा 350 साल से चली आ रही है। इसी के साथ ही होली के बाद पड़ने वाले पहले रविवार को नौचंदी मेले की उद्घाटन की परंपरा चली आ रही है, जबकि मेला इसके 1 महीने बाद शुरू होता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के बीच रविवार को ये उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मतदान की शपथ भी दिलाई।